कैरियर कैरियर एक ऐसा शब्द है ये जो असेसमेंट और काउंसलिंग के साथ साथ कोचिंग की सहायता से बनाया जाता है। अब लगभग सभी स्कूलों में हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। कुछ ही महीनों के बाद हमारे 10th और 12th के बच्चों का एनुअल एग्ज़ाम यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम भी चालू हो जाएगा। ऐसे में बोर्ड एग्ज़ाम के बाद बच्चों में एक जो कन्फ्यूज़न होता है कि अब इसके आगे करना क्या है, मतलब कि 12th के बाद क्या होगा, 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। और ये एक ऐसा उमड़ता घुमड़ता हुआ प्रश्न होता है हमारे बच्चों के पास जिसका आंसर उन्हें बहुत मुश्किल से मिल पाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट के दिमाग में जो करियर को लेकर के, ऑप्शंस को लेकर के जो माइंडसेट बना हुआ है वो होता है ट्रेडिशनल। मतलब माइंडसेट कहने का मतलब ये हो गया कि वो जो मतलब कि सोचते हैं ना, उनके सोचने का आधार ये होता है कि अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए डॉक्टर, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, ये सब हमारे लिए ऑप्शन बचा हुआ है। कॉमर्स के स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमारे लिए CA, CS, बैंकर्स, ये सारे ऑप्शंस हैं बचे हुए। अब अगर इसके अलावा आर्ट स्ट्रीम के बच्चों को देखें, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ के जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए ऑप्शन क्या बच गया? डॉक्टर, इंजीनियर बन गए, CA, CS बन गए। अब जो ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं उनके पास आता है UPSC, उसकी तैयारी करना, और इसके अलावा जो सरकारी जॉब्स होते हैं उसके लिए तैयारी करना। अब इन सब सारी चीज़ों को, सिविल सर्विस की तैयारी करना, रिसर्च के क्षेत्र में जाना और फिर अलग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना, ये ऑप्शन उनका बच जाता है। अब ये तीन को छोड़कर, यानी कि कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज़, ये तीनों ग्रुप के बच्चों को छोड़ दें तो जो इसके अलावा जो बच्चे बच जाते हैं वो उनके लिए कौन सी कैरियर ऑप्शन अच्छी रहेगी, अब यहाँ पर ये सवाल आ जाता है। तो जो इसके अलावा जो बच्चे बच जाते हैं वो क्या करते हैं? वो जो बच्चे बचे हैं वो अपने कैरियर के लिए जब सोचना शुरू करते हैं तो वो वही चीज़ को ऑप्ट करते हैं, उन्हीं चीज़ों को लेते हैं जो वो दूसरों को देख रहे हैं लेते हुए। तो जो दूसरे बच्चे जो चीज़ लेते हैं उन्हीं चीज़ों को वो बच्चे हमारे लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि ये बच्चे अब कर क्या रहे हैं? ये बच्चे कर रहे हैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती। अब गलती क्या है? दूसरों के इंटरेस्ट, दूसरों की रुचि, दूसरों की एबिलिटी के अनुसार सब्जेक्ट को लेना, यानी उनकी खुद की अपनी एबिलिटी और अपनी इच्छा के अनुसार वो सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो यहाँ पर अब ये होता है ना कि इससे जो हमारा नतीजा जो है ना, हमारा जो रिज़ल्ट है वो उतना अच्छा नहीं आता जैसा कि हम लोग चाहते हैं। तो सही मायने में कैरियर को अगर हम ये समझें कि अब कैरियर को कैसे करना है, तो कैरियर कभी भी बड़ा नहीं होता है। कैरियर बड़ा नहीं होता है। कैरियर जो हम लोग आइडियल करते हैं ना, ऐसा कैरियर जिसको हम चॉइस करते हैं, जिसको हम चूज़ करते हैं, वो बड़ा होता है। यानी कि जब आप आइडियल कैरियर ऑप्शन चूज़ करते हैं तो वो बड़ा चीज़ है, वही आपको आगे सफलता दिलाता है। तो हर कैरियर हर व्यक्ति के लिए उचित नहीं होता है। अब हर चीज़ ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर बच्चे कर ही लें उसको। तो यहाँ पर अब ये आता है ना कि हम उन बच्चों के लिए कि वो अपना कैरियर अब चुनेंगे कैसे, उनके लिए कौन सा कैरियर फील्ड सबसे अच्छा होगा और वो किस प्रकार से उस पर आगे जा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि हमारे पास और कौन कौन से कैरियर ऑप्शन बचे हुए हैं। कैरियर काउंसलिंग जब हम लोग करने बैठते हैं तो हम लोगों ने ये एनालाइज़ किया है कि हमारे पास 90% ऐसे भारतीय बच्चे जो हैं वो अपना कैरियर बिना IQ टेस्ट के ही चूज़ कर लेते हैं। अब 75% स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं ना, वो अपना टारगेट जो बनाते हैं कैरियर डिसीजन का, वो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में ही बनाते हैं, यानी कि 12th तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे ही वो कॉलेज जाते हैं अब वो अपना कैरियर डिसाइड करना शुरू करते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है और किसी और फील्ड में जाना है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो 95% स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वो बिलीव करते हैं स्कोरिंग मोर देन 80% इन 10th मार्क्स स्टूडेंट्स फिट फॉर साइंस स्ट्रीम। अब ये माइंडसेट है। ये 80% पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का ये धारणा बना हुआ है कि अगर हम 80% ले आते हैं ना बोर्ड के एग्ज़ाम में तो हम लोग साइंस के लिए बहुत ही अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे और हम उधर ही जाते हैं। तो बेसिकली ये बना हुआ है, ट्रेडिशनल बना हुआ है ये, कि जो बच्चे 80% से ऊपर लाते हैं वो ऑटोमेटिक साइंस की तरफ चले जाते हैं, मतलब वो साइंस के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये भी एक धारणा है। 70% पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं ना जो बिलीव करते हैं क्या राइट एज फॉर द कैरियर काउंसलिंग इज़ 16।
अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं ना, वो बोलते हैं कि नहीं अभी तो बच्चे हो भाई, अब अभी छोड़ दो, 16 साल के बाद ये सब सोचना कि तुमको करना क्या है। लेकिन अभी क्या होता है ना कि कैरियर ऑप्शंस 10th के बाद आपके पास 4000 से ज़्यादा कैरियर ऑप्शन अवेलेबल हैं आफ्टर 10, और क्लास 9 से ही बच्चों को देना चाहिए, जानकारी शुरू कर देना चाहिए। अब अगर हम बात करें आज के समय की, अगर हम ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को छोड़ दें तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो डिमांड में हैं, स्किल्स इन डिमांड। द राइज ऑफ द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ये जो सॉफ्ट स्किल जो है ना, सॉफ्ट स्किल जो वर्ड है बहुत ज़्यादा अभी चलन में है ये। अब ये क्या करता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बच्चों के करियर के लिए। तो सॉफ्ट स्किल जितने भी हैं रोबोट्स नहीं कर सकते हैं, और चूँकि ये जो हमारा जो समय चल रहा है ना, ये समय फुल्ली ऑटोमेशन का समय है ये, और इस समय में सारी चीज़ें कंप्यूटराइज होती जा रही हैं, या यूँ कहें कि अब पूरी की पूरी दुनिया जो है वो आपका मशीन और इनोवेशन यानी कि रोबोट्स और इनोवेशन के आधार पर ही चल रहा है। अगर आप IT सेक्टर को देखें, अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखें, अगर आप एजुकेशन सेक्टर को देखें, सारे सेक्टर्स ऐसे हैं ना जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का पूरा दबदबा बना हुआ है। अब ऐसे में हमारे पास ऐसे कौन कौन से सॉफ्ट स्किल होने चाहिए जो हमारे कैरियर को ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो रिसर्च के अनुसार जो निकला हुआ है, तो लिंक्डइन और उनके जितने भी ये हैं उनके अनुसार जो रिसर्च हुआ है उस पर ये टॉप 5 स्किल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मायने रखते हैं अभी के समय में हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जो पहला क्रिएटिविटी, मतलब बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होना चाहिए, और परसुएशन के बारे में भी है, कोलैबोरेशन के बारे में भी है, एडॉप्टेबिलिटी के बारे में भी है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास होता है टाइम मैनेजमेंट। तो ये जो 4-5 हमारे पास जो सॉफ्ट स्किल हैं ये अभी टॉप पर चल रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के अंदर में होने चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो सॉफ्ट स्किल नहीं होने के कारण अपने क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं, चाहे वो स्कोर बहुत अच्छा करे हैं, बहुत अच्छा मार्किंग है उनके पास, मार्किंग स्कोर है उनके पास एग्जामिनेशन का, इनके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं पर पीछे रह जाते हैं ड्यू टू ये सॉफ्ट स्किल के कारण। अब अगर हम बात करें हार्ड स्किल्स, जो टॉप 5 हार्ड स्किल्स जो कंपनियां आज के समय में खोज रही हैं स्टूडेंट्स में, वो आपके पास है क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि बच्चों में क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल रीजनिंग का जो है आपके पास वो होना चाहिए, पीपल्स मैनेजमेंट और UX डिज़ाइन। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ना, ये आज के समय में कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ में ढूंढ रही है। अब यहाँ पर अगर हम ओवरऑल बात कर लें ना कि टॉप 10 ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं 2020 में जो हमें अपने अंदर डेवलप करने चाहिए अपार्ट फ्रॉम आवर स्टडीज़, हमारे कोर्स के अलावा। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये हमारे पास ये स्किल होना चाहिए कि हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने सॉल्यूशंस को आसानी से खोज सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग्स, क्रिएटिविटी, पीपल मैनेजमेंट, coordinating with others, how we can work with others, our peers. So emotional intelligence also, judgment and decision makings, service orientations, negotiation and cognitive flexibility. So ये जो सारे स्किल्स हैं वो अभी आपके पास 2020 के सबसे टॉप स्किल हैं जो हमारे स्टूडेंट्स में होने चाहिए। 2020 में ऐसे कौन कौन से इंडस्ट्री, ऐसे कौन कौन से सेक्टर जो हैं वो बहुत टॉप पर रहे हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा हायरिंग बहुत ज़्यादा हुई है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रही है। उसमें सबसे नंबर 1 पर आता है टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, केयर गिविंग, हॉस्पिटैलिटी यानी कि वो मेडिकल जो हमारी लाइन है, केयर गिविंग, सोशल इंटेलिजेंस एंड न्यू मीडिया लिटरेसी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एडाप्टेबिलिटी एंड बिजनेस एक्यूमेंट। सो ये हमारे पास ये टॉप इंडस्ट्री सेक्टर है जहाँ पर कैरियर की कोई कमी नहीं है, और इसमें अभी भी रिक्वायरमेंट्स बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। 10 मोस्ट इन डिमांड जॉब, 2020 में ऐसे कौन कौन से 10 जॉब रहे जो टॉप डिमांड पर रहे, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रही। सबसे पहला आता है डेटा एनालिस्ट, जो कि आपका IT से रिलेटेड जॉब है। सो डेटा एनालिस्ट, मेडिकल टेक्नीशियंस, फिजिकल थेरेपिस्ट एंड वर्क प्लेस, और ये सारी चीज़ें जो थी वो आपके टॉप ये पर प्रायोरिटी पर रही है। सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजमेंट एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर, वेटनरीज,
प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स एंड क्रिएटिव्स, टीचर्स एंड ट्रेनर, अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स। सो ये टॉप 10 ऐसे जॉब सेक्टर्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी डिमांड रही 2020 के अंदर में। अब जब इसमें आती हैं तो ये पेरेंट्स की क्या भूमिका रह जाती है। सो पेरेंट्स जो होते हैं ना, हमारे बच्चों के लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है, यानी कि वो प्राइमरी इन्फ्लुएंसर होते हैं बच्चों के कैरियर डेवलपमेंट में। वाई इज़ योर रोल इज़ सो क्रिटिकल। तो एक पेरेंट्स होने के नाते अब आपका जो रोल है ना वो इतना ज़्यादा क्रिटिकल क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि आपके पास एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि बच्चे जो होते हैं ना वो इनकरेजमेंट खोजते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स के रूप में आप अपने बच्चों को किस प्रकार से इनकरेज करते हैं उनके अपने फील्ड में जाने के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपका रोल बहुत ही क्रिटिकल है। दूसरा, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अनअवेयर होते हैं, कैसे कैरियर प्लानिंग करनी है, कौन सा कैरियर चूज़ करना है, कौन सा कैरियर मेरे लिए बेस्ट होता है। इसमें बच्चे बहुत अनअवेयर होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं होती हैं। तो उसमें भी पेरेंट्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो तीसरा सबसे मेन कारण है वो होता है स्कूल और पेरेंट्स के बीच का लिंक। अब ये इम्पॉर्टेंट लिंक जो होता है ना वो कनेक्ट करता है स्टूडेंट को, यानी कि आप स्टूडेंट के कारण ही पेरेंट्स स्कूल से कनेक्ट होते हैं, स्कूल पेरेंट्स से कनेक्ट होता है। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं बच्चों के कैरियर गोल को अचीव करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो एज ए पेरेंट्स आपका ये जो रोल है ना वो आप स्कूल से कैसे कनेक्ट करते हैं, स्कूल के टीचर्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, आप अपने बच्चों के सब्जेक्ट टीचर्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये जो आपके पास ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल हो जाता है। यानी कि एक मोटिवेटेड स्टूडेंट्स, इंगेज पेरेंट्स और एम्पावर्ड टीचर्स। तो जब ये तीनों मिलते हैं ना आपस में, एक लर्निंग टीचर्स, एक इंगेज पेरेंट्स, इंगेज मीन इंटरेस्टेड पेरेंट्स और एक मोटिवेटेड स्टूडेंट्स, जब ये ट्रायंगल बनता है तो एक आपसी बैलेंस होता है। और ये बैलेंस जो है ना वो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो टीचर्स हैं ना, टीचर्स और स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच का एक जो कड़ी है स्टूडेंट्स, यानी कि ये दोनों मिलकर बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, क्रिएटिव और पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार करते हैं बच्चे के लिए। अपने टीचर्स को भी वो इनकरेज करते हैं, उसको एम्पावर करते हैं। और ये जो विजनरी लीडरशिप होता है ना, ये इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करती है, जिसके कारण ये जो ट्रायंगल है ये जितना ज़्यादा मजबूत होगा, एज ए पेरेंट्स आपके बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। अब अगर हम बात करते हैं ना कि इंस्टीट्यूशन क्या चाहता है, जो मैंने अभी देखा 3 ट्रायंगल्स, इस ट्रायंगल में जो 3 हमारे जो कोन है ना, उस कोन में एक कोन है स्कूल। स्कूल और इंस्टीट्यूशन क्या चाहता है? स्कूल बेसिकली ये चाहता है ना कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अचीव करें, हमारे बहुत सारे बच्चे अचीव करें, ये उनका अपना मोटो होता है। लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बने और लर्निंग क्वालिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करे, ये उनका अपना मोटो होता है। पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो इन सारी चीज़ों को अचीव करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सो अब क्या होता है कि अब आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आप जब जाते हैं स्कूल में तो आप अपने टाइम को, जब आप कहते हैं स्कूल मिनिमाइज योर टाइम टू मोल्ड योर चाइल्ड पर्सनैलिटी, तब जब आपके पास आपके बच्चे का जो भविष्य निर्माण की बात आती है ना तो उसमें बहुत ही कम समय लगता है। और इसके लिए आपका इस ट्रायंगल में जुड़ना ज़रूरी है। एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है ना कि बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, बच्चे स्कूल में वही करते हैं जो बच्चे अपने घर पे करते हैं। तो बच्चे घर पर क्या करें जिससे कि स्कूल में भी उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, तो ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी स्कूल में टीचर्स उस पर फोकस करते हैं, घर में पेरेंट्स उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो जो ले करके आते हैं स्टूडेंट्स अपने स्कूल से, वो कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका रिपीटेशन होना चाहिए, उसका एक्वायरिंग होना चाहिए बच्चों के थ्रू, ना कि ऐसा हो कि वो घर आए तो सारा का सारा बह जाए। तो घर में पेरेंट्स जो होते हैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सो पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है बच्चों के अचीवमेंट पर। सो अब प्रश्न आता है कि पेरेंट्स किस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो पेरेंट्स अपने स्कूल के साथ, पहला। दूसरा,
पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ जुड़ें, टीचर्स के साथ बात करें और उनसे पता करें कि आपके बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। अब आप डेडिकेट जब हो जाते हैं ना बच्चों के लर्निंग के साथ में, तो आप देखेंगे कि आप पेरेंट्स और टीचर्स की जो मीटिंग होती है उसमें आप अच्छी तरह से अपने बच्चे के परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप जब इन्वॉल्व करते हैं तो आप फॉलो अप करते रहें, यानी कि उसके सब्जेक्ट टीचर के साथ मिलते रहें और उनके बच्चे के जो इंटरेस्ट एरिया है, उनका जो एबिलिटीज़ के अनुसार जो फील्ड है उस पर आप थोड़ा सा फोकस करें, उनको फाइंड करने की कोशिश करें और आप बच्चों के जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आपके बच्चे, उसको भी आप ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। तो जो ये पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही सिग्निफिकेंट एलिमेंट होता है आपके बच्चे के एजुकेशन में। सो पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट जो आपके बच्चे का है वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के सक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो पेरेंट्स सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कूल के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो आईक्यू होता है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस है, जो स्कूल का जो सेटिंग है, उसके अनुसार ढलने में पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है ताकि बच्चे उस एनवायरनमेंट में रच बच सकें। पेरेंट्स कम्युनिकेशंस विथ स्कूल एंड पेरेंट्स पार्टिसिपेशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्कूल। तो बच्चे जो है ना, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है स्कूल के साथ में, उस इन्वायरमेंट के साथ में, जब ये पेरेंट्स का कम्युनिकेशन होता है तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चों के डेवलपमेंट। तो टीचर्स एंड पेरेंट्स प्ले डिफरेंट रोल्स इन चाइल्ड एजुकेशन। सो अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर्स एंड पेरेंट्स, तो टीचर्स और पेरेंट्स के बीच का जो गुड रिलेशनशिप है ना, वो क्या होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पर आधारित होता है। और जब ये रिलेशनशिप रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पर है तो निश्चित ही इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलता है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अब जब पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ना उस काम में, तो क्या होगा, पेरेंट टीचर्स पार्टनरशिप मेक ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। और ये जो पार्टनरशिप होता है ना, बच्चे के एजुकेशन बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है। बच्चे जो होते हैं वो, उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा हो जाता है, उनका बिहेवियर बहुत पॉजिटिव हो जाता है। बच्चों के अंदर में जो होमवर्क कंप्लीट करने की जो टेंडेंसी होती है ना, डिले करने की, वो ख़त्म हो जाती है। बच्चे सही समय पर होमवर्क को ख़त्म करते हैं और ये बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस को सुधारता भी है। सो लर्नर्स बिकम्स मोर फोकस्ड इन देयर स्कूल वर्क। तो बच्चे जो हैं हमारे लर्नर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने स्कूल के वर्क पर पूरा फोकस करते हैं। सो ये जो मोटिवेट्स होता है ना लर्नर्स को, नॉट टू गिव अप ईजिली व्हेन दे डू नॉट अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर टॉपिक। सो ये जो बॉन्डिंग है, ये जो आपका जो रिलेशनशिप होता है ना, ये क्या करता है, बच्चों को गिव अप नहीं करने देता है। जब उनको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, वो ईजिली अपने टीचर से पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बच्चे का जो आपका अटेंडेंस है ना स्कूल में, उसको भी अच्छी तरह से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, जिसके कारण उनका परफॉर्मेंस और बढ़ जाता है। दे लर्न टू बी अ पंक्चुअल फ्रॉम यंग एज। वो स्कूल जाने में इंटरेस्ट लेते हैं, स्कूल से बंक बहुत कम करते हैं। से दे लर्न टू बी persistent as the parents would be continuously inquiring about their progress. So इससे क्या होता है कि बच्चे जान जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में पूछते रहते हैं और वो अपने दूसरे कामों को छोड़कर केवल स्टडी पर फोकस करते हैं और अपने आप को डेवलप करते हैं। सो कम्युनिकेटिंग विथ पेरेंट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो स्कूल टू होम और होम टू स्कूल, ये कम्युनिकेशन जो होता है ना टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में, ये हमेशा बने रहना चाहिए और ये बच्चों के प्रोग्रेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो वीकली और मंथली फोल्डर ऑफ स्टूडेंट्स वर्क आर सेंट होम एंड रिव्यूड, पेरेंटल कमेंट्स रिटर्न टू टीचर्स। सो टीचर्स और पेरेंट्स, जब टीचर्स कोई होमवर्क देता है, पेरेंट्स उसको रिव्यू करें, रिव्यू करने के बाद अपना कमेंट दें, जिससे कि टीचर्स को भी समझ में आए और उनको उनका फीडबैक मिले। इससे क्या होता है, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो अब लर्निंग एट होम, घर में बच्चे कैसे क्या करना है, तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड आइडिया टू फैमिलीज अबाउट हाउ टू हेल्प स्टूडेंट एट होम। टीचर्स का यहाँ पर रोल सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है ना कि वो अपने बच्चों के पेरेंट्स को सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें और बताएं कि आप अपने बच्चों को घर पर किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, उसके होमवर्क में, उसके करिकुलर एक्टिविटीज़ में, उसको डिसीजन लेने में, उसके कैरियर प्लानिंग में। ये सारी चीज़ें टीचर्स को चाहिए कि वो पेरेंट्स को भी समझाएं। तो इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, वो क्या करता है, स्टूडेंट्स के स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। वो अलग अलग क्लास में
अलग अलग स्कूल असाइनमेंट्स को पूरा करने में उसको हेल्प करता है। सो रेगुलर शेड्यूल अगर आप बनाते हैं ना, होमवर्क का देखने का, उसको रिव्यू करने का, उस पर डिस्कस करने का, उसके साथ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, तो ये बच्चों के लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो अब जब पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इन सब कामों में, तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है? एज ए पेरेंट्स उसका जो बेनिफिट आपको मिलता है वो होता है एक्सटेंसिव पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट लीड टू हायर स्टूडेंट अचीवमेंट्स। आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अचीव करता है, हायर अचीव करता है। स्टूडेंट्स हैव हायर ग्रेड्स एंड टेस्ट स्कोर। आपके बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा आता है एग्ज़ाम में। और दूसरा कि बच्चे जो होते हैं ना वो रियलिस्टिक प्लान बनाते हैं अपने फ्यूचर के लिए, यानी कि अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा वो समर्पित हो जाते हैं। स्कूल को क्या बेनिफिट है, टीचर्स को क्या बेनिफिट है? स्टूडेंट्स हैव हायर ग्रेड्स एंड टेस्ट स्कोर। उनके बच्चे, स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। कंप्लीट होमवर्क सही समय पर कंप्लीट करके अपना होमवर्क लाते हैं। बच्चे का अटेंडेंस इंप्रूव करता है और एक अच्छा ग्रेट पार्टिसिपेशन होता है क्लास एक्टिविटीज़ में। तो ये टीचर्स को बेनिफिट हो रहा है, स्कूल को बेनिफिट हो रहा है। एज ए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होना है? स्टूडेंट्स एग्जिबिट मोर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियर। बच्चे अपना एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड शो करते हैं, उनके बिहेवियर में ग्रूमिंग होता है। सो स्टूडेंट्स हैव हायर ग्रेजुएशन रेट एंड ग्रेटर एनरोलमेंट रेट इन पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। तो बच्चे जो होते हैं वो हायर क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उसमें उनका अटेंडेंस बहुत अच्छा बनता है। तो ये पूरा जो मोटा मोटी आज का जो डिस्कशन का जो ये रहा, उसमें सबसे मेन जो सेंटर में रहे वो हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट और स्कूल इन्वॉल्वमेंट। तो जब ये पेरेंट्स और स्कूल ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या मिलता है हमें? स्टूडेंट का सक्सेस, यानी कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट हमें मिलता है। तो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के, यानी कि एक स्टूडेंट्स के करियर निर्माण में केवल स्कूल का ही रोल नहीं होता है। 50% रोल स्कूल का है, 50% रोल पेरेंट्स का है। सो अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल में दे दिए, हम सही समय पर फ़ी दे रहे हैं और हमें बना बनाया बच्चा चाहिए, एक वेल डेवलप कैरियर ओरिएंटेड बच्चा चाहिए, तो ये संभव नहीं है। यानी कि आपका रोल भी 50% है, वो आपको निभाना है। स्कूल का रोल भी 50% है, स्कूल अपना निभाती है। तो जब ये दोनों अपना अपना रोल प्रॉपरली पूरा करेंगे तो जाहिर है कि स्टूडेंट आपका सक्सेसफुल होता है वो अपने करियर में, अपने करियर निर्माण में। तो इस तरह से हमारे पास एक सबसे अच्छा रिलेशनशिप जो बनाते हैं हम लोग टीचर्स के साथ में, स्कूल के साथ में, वो रिलेशनशिप कहीं न कहीं आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने देखा है कि अधिकांश पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना जो ये सोचते हैं कि मैंने स्कूल में बच्चों को दे दिया, अब स्कूल का काम दे दें। तो भैया बच्चा आपका बच्चा है, वो फर्नीचर नहीं है कि जब आपने फर्नीचर वाले को दे दिया कि भाई बना के दे दो मुझे, ठीक है। अब अगर फर्नीचर ख़राब बन जाए तो आप क्या करोगे? जाहिर है कि आप जाके बोलोगे कि भैया फर्नीचर तो आपने ख़राब बनाया, उसको चेंज करो, उसकी लकड़ी चेंज करो, पॉलिश चेंज करो। अब अगर आपने बच्चे को स्कूल में देकर छोड़ दिया और अगर बच्चे आपके बिगड़ जाएं तब आप क्या करोगे? बच्चे को कहाँ से काटे छाटोगे? बच्चे का फिर जो टाइमिंग है वो कहाँ से लाओगे? तो बच्चे जो है ना वो फर्नीचर नहीं है। बच्चे एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही कीमती चीज़ है जो आपका अपना है। तो जब हम लोग फर्नीचर जैसे निर्जीव चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उस पर उतना ज़्यादा केयर करते हैं, तो हमें अपने बच्चों पर भी फोकस करना चाहिए। तो जो समय है, जो उनका समय जाता है वो समय लौट कर नहीं आता है। इसलिए एज ए पेरेंट्स हमारा जो रोल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम अपने बच्चे के निर्माण में। पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन जो बच्चे का जो बीता हुआ समय है वो हम वापस नहीं खरीद सकते। इसलिए हम उस टाइम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करें और उनके साथ ये रहें। तो जो 50-50 का जो रेशियो होता है ना स्कूल का और पेरेंट्स का, ये दोनों मिलकर के बच्चों को 100% दे सकता है। तो आज का ये जो सेशन था बेसिकली स्कूल और पेरेंट्स के बीच के रिलेशनशिप को दिखा रहा था और इनके बीच की जो इम्पोर्टेंस है ना उसको ये बताने की कोशिश की गई है कि केवल पेरेंट्स, स्कूल ही नहीं, पेरेंट्स भी बच्चों के निर्माण में उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितना कि स्कूल है। सो अगर स्कूल 50% है तो पेरेंट्स की भूमिका भी 50% उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तभी आप अच्छे तरह से 100% बच्चे का सक्सेसफुल कैरियर दे सकते हैं।
तो आज के लिए बस इस सेशन में इतना ही। कल के सेशन में हम लोग फिर से देखेंगे एक नई टॉपिक के साथ में, और उभरते हुए ट्रेंड्स जो हमारे स्टडी सर्किल में है वो क्या आ रहा है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।